people, welcome to our channel where we talk about psychology based on the syllabus of NTA UGC NET. We are going to learn about the very interesting chapter learning. So let's learn something new together. ये हल्के थ्योरी का पार्ट 3 है जिसमें हम लोग इनके थ्योरी के बचे हुए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखें, तभी है जो कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ में आएगी। तो इस वीडियो में हम लोग इनके 1943 एंड 1952 के थ्योरी में जो अंतर इन्होंने किया है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या बात की है, हल ने अपने थ्योरी का 1952 में जो संशोधित रूप प्रकाशित करते हुए अपने मौलिक सिद्धांत जो कि इन्होंने 1943 में दिया उसमें कुछ परिवर्तन किया। तो इसके जो मुख्य बिंदु हैं हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसे प्रोत्साहन अभिप्रेरण कहते हैं और इंग्लिश में इसे इंसेंटिव मोटिवेशन कहते हैं। तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि ये क्या है। किसी रिस्पॉन्स को करने के लिए दिए गए प्रोत्साहन को मोटिवेशन इफ़ेक्ट कहते हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जब हम कोई रिस्पॉन्स करते हैं तो वो रिस्पॉन्स को करने के लिए हमें एक प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। वो प्रोत्साहन या तो हमारे अंदर की प्रोत्साहन हो सकती है या बाहरी प्रोत्साहन हो सकती है। तो ये जो हमारा जो मोटिवेशनल इफ़ेक्ट होता है किसी रिस्पॉन्स को करने के लिए, उसे क्या कहा गया, के की संज्ञा दी गई, इसे के रूप में सांकेतिक किया गया है। 1943 के थ्योरी में हल ने रीइंफोर्समेंट की मात्रा को लर्निंग वेरिएबल माना था। जो उन्होंने 1943 में जो अपना थ्योरी में जो कॉन्सेप्ट की बात की है, रीइंफोर्समेंट के कॉन्सेप्ट की बात की है, उसे इन्होंने लर्निंग वेरिएबल माना था। रीइंफोर्समेंट जो है वो हमारा लर्निंग का चर है। रीइंफोर्समेंट की मात्रा अधिक होने से ड्राइव में कमी अधिक होती है। ये क्या कह रहे हैं कि जो रीइंफोर्समेंट है, पुनर्वलन है, उसकी मात्रा अगर अधिक होगी, ज़्यादा होगी तो ड्राइव में कमी भी अधिक होगी। वो जो हमारा ड्राइव है, हमारा जो अंतर्नाद है, उसमें भी कमी होगी अगर हम ज़्यादा मात्रा में रीइंफोर्समेंट दें। तथा इस तरह से आदत शक्ति में वृद्धि भी अधिक होगी। जब हमारे ड्राइव में कमी होगी तो जो स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स का जो एसोसिएशन होगा, उसे करने की जो आदत शक्ति होगी उसमें भी वृद्धि होगी। तो ये जो आदत शक्ति है इसे इन्होंने SHR से सांकेतिक किया है, जिसे SHR इस रूप में लिखा जाता है। परंतु बाद में किए गए शोधों के आधार पर हल ने अपने इस दावे में परिवर्तन करते हुए कहा, ये जो इन्होंने दावा किया था इसमें इन्होंने थोड़ा परिवर्तन किया बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद। क्या कहा कि छोटा प्रोत्साहन अर्थात रीइंफोर्समेंट की छोटी मात्रा तथा बड़ा प्रोत्साहन के दिए जाने पर समान गति से सीखता है। ये क्या कह रहे हैं कि रीइंफोर्समेंट अगर ज़्यादा मात्रा में दी जाए या वो कम मात्रा में दी जाए, इससे कोई अंतर नहीं होता है, बल्कि क्या होता है कि प्राणी है जो समान मात्रा में सीखता है। रीइंफोर्समेंट का कम दिया जाना या ज़्यादा दिया जाना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन क्या होता है कि उनका जो परफॉर्मेंस लेवल होता है, प्राणी का जो निष्पादन स्तर होता है, उसमें अंतर होता है। ये जो परफॉर्मेंस लेवल की बात जो इन्होंने की है, उसमें इन्होंने अंतर की बात की है। बड़ा प्रोत्साहन देने से निष्पादन का छोटा स्तर देने पर के निष्पादन से अधिक श्रेष्ठ होता है। ये क्या कह रहे हैं कि अगर हम ज़्यादा रीइंफोर्समेंट देंगे, ज़्यादा प्रोत्साहित करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस करेगा प्राणी, अगर हम तुलना में कम प्रोत्साहन देंगे। रीइंफोर्समेंट में परिवर्तन के बाद परफॉर्मेंस में हुए तीव्र परिवर्तन को हल ने क्रिस्पी प्रभाव कहा है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो रीइंफोर्समेंट की मात्रा में जो अंतर हो रहा है, हम ज़्यादा दे रहे हैं और कम दे रहे हैं, तो निष्पादन में भी उसी तरह परिवर्तन हो रहा है। तो ये जो परफॉर्मेंस में हमारा जो परिवर्तन हो रहा है, इसे क्या कहा है, हल ने इसे क्रिस्पी प्रभाव कहा है, क्रिस्पी इफ़ेक्ट कहा है। अब हम इनके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जो कि उद्दीपक तीव्रता गत्यात्मकता है, स्टिमुलस इंटेंसिटी डायनेमिज्म। इसमें इन्होंने क्या बात की है
कि हल ने इसे वी से संकेतित किया। ये जो वी है ये इम्पॉर्टेंट बात है, इसे याद रखना ज़रूरी है। ये जो इन्होंने उद्दीपक तीव्रता गत्यात्मकता की बात की है, इसे इन्होंने वी से संकेत किया है, जिससे पता चलता है कि एक्सटर्नल स्टिमुलस की तीव्रता जितनी ही अधिक होती है, सीखी गई रिस्पॉन्स के होने की संभावना भी उतनी ही अधिक बढ़ जाती है। हमारा जो स्टिमुलस होता है, एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है, अगर वो तीव्र होगा, अगर वो ज़्यादा तेज होगा, तो क्या होगा, जो हमारा रिस्पॉन्स करने की संभावना है वो भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब हम इनके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि प्रणोद ह्रास से प्रणोद उद्दीपक ह्रास में परिवर्तन। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि चेंज फ्रॉम ड्राइव रिडक्शन टू ड्राइव स्टिमुलस रिडक्शन। ये जो इन्होंने 1943 के थ्योरी में जो इन्होंने बात की थी अपने थ्योरी में, उसमें इन्होंने ड्राइव रिडक्शन पर बल दिया था। इनके थ्योरी को इन्होंने अपने थ्योरी में ड्राइव रिडक्शन, इन्होंने ड्राइव की कमी के बारे पर बल दिया था, जो कि प्राणी को रिस्पॉन्स करने के बाद प्रोत्साहन मिलता है। जब उससे प्राणी के ड्राइव में कमी आती है तो सीखने की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि 1943 के थ्योरी में हल ने ड्राइव रिडक्शन पर अधिक बल डाला था और कहा था कि प्राणी को रिस्पॉन्स करने के बाद जो प्रोत्साहन मिलता है, अगर प्राणी कोई रिस्पॉन्स करता है, कोई अनुक्रिया करता है और उसके बाद उसे जो पुनर्बलन या प्रोत्साहन जो दिया जाता है, उससे जब प्राणी के ड्राइव में कमी नहीं आती है तो सीखने की प्रक्रिया भी नहीं होगी। हम लर्निंग क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम कोई रिस्पॉन्स करते हैं उद्दीपक के प्रति और जब हम उससे हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है तो हम उस चीज़ को सीख जाते हैं, उसका स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स का एसोसिएशन मजबूत हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अगर हमें अनुक्रिया करने के बाद प्रोत्साहन नहीं मिले, हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिले, तो हम लर्निंग नहीं करेंगे उस चीज़ की। और यही कारण है कि 1943 में हल के सिद्धांत को ड्राइव रिडक्शन थ्योरी कहा गया था। लेकिन 1952 में हल ने अपने विचार में थोड़ा परिवर्तन किया। इन्होंने जो ड्राइव रिडक्शन का जो कॉन्सेप्ट है इसमें थोड़ा परिवर्तन किया और क्या कहा कि प्रोत्साहन या रिइंफोर्समेंट देने से सचमुच में ड्राइव में कमी नहीं आती है। अगर हम कोई रिइंफोर्समेंट देंगे अनुक्रिया करने के बाद तो इससे हमारे ड्राइव में कमी नहीं आएगी। तो किस बारे में इन्होंने बात किया है, जो ड्राइव से संबंधित उद्दीपक है, जो स्टिमुलस है, उसमें कमी आएगी, हमारे ड्राइव में नहीं कमी आएगी। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने 1952 में जो इन्होंने बात की, ये ड्राइव रिडक्शन के बारे में नहीं बल्कि ड्राइव रिडक्शन स्टिमुलस के रिडक्शन के बारे में इन्होंने बात की। हमारे ड्राइव में नहीं बल्कि उससे संबंधित उद्दीपक में कमी आएगी और इसे इन्होंने SD के रूप में संकेत किया है। इसे ऐसे लिखा गया है SD। जैसे भूखे प्राणी को भोजन देने से भूख दर्द तथा प्यासे को पानी देने पर मुंह तथा होठ में सूखेपन में कमी आती है। ये क्या कह रहे हैं कि हाँ, अगर भूखे को जो भोजन दिया जाए तो उनके भूख में नहीं कमी आएगी, भूख का रिडक्शन नहीं होगा, भूख में नहीं कमी आएगी, बल्कि क्या होगा, जो पेट का जो ऐंठन है उसमें कमी आएगी। अगर हम प्यासे हैं तो अगर हमें पानी दिया जाए तो हमारे प्यास में नहीं कमी आएगी, बल्कि जो हमारा मुंह और होठ सूख रहा है उसमें कमी आएगी। और यही कारण था कि इन्होंने जो 1952 में इन्होंने जो थ्योरी दी है उसे क्या कहा गया, ड्राइव स्टिमुलस रिडक्शन थ्योरी कहा गया, ड्राइव स्टिमुलस रिडक्शन थ्योरी कहा गया। अब हम इनके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि भिन्नता पूर्वपादित लक्ष्य अनुक्रिया है। ये क्या है, इसे इन्होंने RG से संकेत किया है। इसे इन्होंने RG, ऐसे R और G, RG से संकेत किया है, जो एक ऐसी रिस्पॉन्स है जो उन स्टिमुलस के साथ अनुबंधित होती है जो प्राइमरी रिइंफोर्समेंट की प्राप्ति के पहले उपस्थित होता है। इसे एक एग्जाम्पल द्वारा बहुत ही अच्छी तरह हम समझ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि इनके एग्जाम्पल की। जैसे कि अगर हम बात करें तो जो पशुओं के द्वारा भूल भुलैया जब वो सीखता है, पशुओं के द्वारा भूल भुलैया सीखने के दौरान जो गोल बॉक्स होता है, भूल भुलैया में क्या होता है, एक गोल बॉक्स होता है, उसमें रिइंफोर्समेंट प्राप्त करना गोल रिस्पॉन्स कहलाता है। जब हम रिइंफोर्समेंट, जब पशु है जो रिइंफोर्समेंट की प्राप्ति है जो करता है तो वो क्या कहलाता है, उसे गोल रिस्पॉन्स कहते हैं, गोल रिस्पॉन्स कहते हैं, जिसका संकेत RG है। इसे
आरजी, इसे इस तरह से आरजी से संकेतित किया गया है। आरजी, कुछ प्रयासों के बाद पशु जब भूल भुलैया के गोल बॉक्स में पहुंचने से पहले, बहुत सारे ट्रायल दिए जाते हैं पशुओं को, और जब वो गोल बॉक्स में पहुंचने से पहले ही रास्ते में ही गोल रिस्पॉन्स का कुछ अंश करता है। जैसे कि अगर खाना है, जो उनका भोजन है, जो गोल रिस्पॉन्स है, तो वो क्या करेगा, भोजन खाना वो रास्ते में ही चबाना, मुंह में चटपटाना, मुंह में लार आना आदि करना प्रारंभ कर देगा। ये क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि वो है जो गोल बॉक्स में पहुँचने से पहले ही बहुत सारे प्रयास अगर उसे दिए जाते हैं, तो वो गोल बॉक्स में पहुँचने से पहले ही वो क्या करता है, रास्ते में ही मुंह चटपटाना, मुंह में उसका पानी आना, इस तरह की क्रियाएं वो करना प्रारंभ कर देता है। यह अनुक्रियाएं चूँकि गोल रिस्पॉन्स के अंश हैं, ये अनुक्रियाएं जो वो कर रहा है वो भोजन प्राप्ति के एक अंश हैं तथा गोल बॉक्स में पुनर्बलन मिलने की उम्मीद से किए जा रहे हैं। वो उसे एक उम्मीद है कि हम जब वहाँ पहुँचेंगे, जब हम एक निश्चित लक्ष्य पे पहुँचेंगे तो हमें पुनर्बलन के रूप में भोजन मिलेगा, उसे उम्मीद है। और इसी उम्मीद में वह अनुक्रियाएं, वह है जो ये उससे संबंधित भोजन की प्राप्ति से संबंधित कुछ अनुक्रियाएं, जैसे कि मुंह को चटपटाना, इस तरह की अनुक्रियाएं कर रहा है। तो इसे क्या इसीलिए है जो इसे आरजी से संकेतित किया गया है, आरजी। अब हम इनके एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि क्या है, आदत समूहन पदानुक्रम है। हैबिट फैमिली हायरार्की के बारे में इन्होंने जो बात की है उसके बारे में हम देखते हैं। हल के अनुसार किसी भी सीखने की परिस्थिति में कई तरह की रिस्पॉन्सेस की जाती है। जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो हम बहुत सारे रिस्पॉन्सेस को करते हैं और इन रिस्पॉन्सेस का एक ग्रुप बन जाता है। जब हम बहुत सारे रिस्पॉन्सेस करते हैं कोई सीखने की परिस्थिति में, तो उसका एक समूह या ग्रुप बन जाता है जो एक पदानुक्रम में व्यवस्थित रहती है। प्राणी इन विभिन्न अनुक्रियाओं में से उस अनुक्रिया को करता है जिसके करने के बाद रीइंफोर्समेंट मिलती है। हम तो बहुत, जैसा कि प्राणी तो बहुत सारा रिस्पॉन्स करता है, लेकिन वह लास्ट में कौन से रिस्पॉन्स को सीखता है जिससे उसे रीइंफोर्समेंट मिलती है, जिससे उसे पुरस्कार मिलता है। यदि किसी कारण से वह इन अनुक्रियाओं को नहीं करता है तो पदानुक्रम के अगली अनुक्रिया को करता है जिससे उसे पुनर्बल मिलने की आशा होती है। अगर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा, अगर वो कोई रिस्पॉन्स कर रहा है और उससे उसे पुनर्बलन नहीं मिल रहा है, तो वह दूसरा रिस्पॉन्स करेगा, कुछ डिफरेंट रिस्पॉन्स करेगा, जिससे कि उसे उम्मीद होती है कि इस तरह के रिस्पॉन्स करने से हमें रीइंफोर्समेंट मिलेगा। इस तरह से वह पदानुक्रम में एक के बाद एक करके रिस्पॉन्स करता जाता है। इसे ही हैबिट फैमिली हायरार्की कहते हैं। वो तरह तरह के रिस्पॉन्सेस करता जाता है एक उम्मीद लेकर कि इसके करने के बाद हमें रीइंफोर्समेंट मिलेगी, और इस तरह से एक समूह और ग्रुप बन जाता है रिस्पॉन्सेस का, जिसे हैबिट फैमिली हायरार्की कहा गया है। भूल भुलैया सीखने में हैबिट फैमिली हायरार्की के अनुसार पशु पहले उस रास्ते से होकर गोल बॉक्स में पहुंचना चाहेगा जो सबसे छोटा होता है। क्या कहा जा रहा है कि कोई भी शॉर्टकट अपनाना चाहता है, चाहे वो पशु हो या मनुष्य हो, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, वो लक्ष्य बॉक्स में अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए सबसे शॉर्टकट वे अपनाएगा, ताकि उसे कम समय दौड़ने के बाद पुनर्बलन मिल जाए, उसे ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़े अपने पुरस्कार की प्राप्ति के लिए। और इस तरह से सबसे शॉर्टर वे से होकर किसी कारण से वह दौड़ नहीं लगा पाता है, तो वैसी परिस्थिति में फिर उससे बड़ा रास्ता से होकर वह दौड़ लगाना चाहता है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उसे सबसे छोटे रास्ते से दौड़ लगाने में, तो वह क्या करेगा कि उससे बड़ा रास्ता को अपनाएगा दौड़ लगाने में। और यह भी रास्ता यदि बंद हुआ तो फिर बड़ा रास्ता से होकर दौड़ लगाएगा, और इस तरह से अंतिम में सबसे बड़ा रास्ता से होकर दौड़ लगाना चाहेगा।
कोई भी प्राणी हो तो वो क्या करता है, सबसे पहले वो कोई भी चीज़ को पाने के लिए शॉर्टकट अपनाएगा। जब वो नहीं पाएगा तो उससे थोड़ा वह डिफ़िकल्ट चीज़ रास्ते को अपनाएगा। इस तरह से वह सबसे बड़ा रास्ते को लास्ट में अपनाकर अपने लक्ष्य को की प्राप्ति करता है। तो इसके बाद हम जो हल ने या जो अपना जो थ्योरी का वर्णन किया 3 भागों में बांटकर, तो हम इनके नेक्स्ट एंड लास्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि जिसमें इन्होंने क्या कहा, हल का 4 स्तरीय पूर्व कथनात्मक तंत्र में चरों का हल द्वारा प्रतिपादित सारांश। जो इन्होंने चरों का जो इन्होंने सारांश के बारे में बात की है, चरों के बारे में इन्होंने बात की है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हल ने वर्ष 1952 के सिद्धांत में 3 तरह के चरों का उपयोग किया है। ये जो इन्होंने जो 1952 में अपने थ्योरी के में बात की है, इसमें इन्होंने 3 तरह के वेरिएबल्स के बारे में बात की है। तो वो कौन कौन से वेरिएबल हैं? ये पहला जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दूसरा इंटरवेनिंग वेरिएबल्स है, और जो तीसरा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स है। इन्होंने 3 चरों के बारे में बात की है अपने 1953 के थ्योरी में। तो पहला जो है वो कौन है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दूसरा इंटरवेनिंग वेरिएबल है, और जो तीसरा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। इन चरों को उन्होंने एक 4 स्तरीय तंत्र 4 स्टेज सिस्टम में सुव्यवस्थित किया है। ये जो चर की बात की है, इन 3 वेरिएबल की बात की है, ये तीनों वेरिएबल को उन्होंने एक क्या किया, 4 स्टेज सिस्टम में सुव्यवस्थित कर दिया है, जिसमें तंत्र की पहली अवस्था स्वतंत्र चर की है। ये जो पहली अवस्था है, जो पहली स्टेज है इस सिस्टम की, उसमें इन्होंने स्वतंत्र चर को रखा है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। दूसरी तथा तीसरी अवस्था में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने मध्यवर्ती चर को रखा है। इनका जो दूसरा और तीसरा स्टेज है उसमें इन्होंने इंटरवेनिंग वेरिएबल की बात की है, और जो चौथी अवस्था है उसमें इन्होंने डिपेंडेंट वेरिएबल की बात की है जो कि आश्रित चर है। तो इस तरह से यहाँ पे हल की थ्योरी कंप्लीट हो जाती है। तो thank you for watching. To learn more, we will provide you more videos ahead. Thank you very much.